गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IAS नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट, उसके 9 सेक्शंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे, दैट इज़ रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स तक। उसके आगे के सेक्शंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, किसी को कुछ भी याद है? अगर नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ। तो सेक्शन 9 टोटल हमने कवर अप करे थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस पे अप्लाई होता है हिंदू मैरिज एक्ट, किस पे अप्लाई नहीं होता है, किसे हिंदू माना जाएगा, किसे हिंदू नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स पढ़ा था हमने, और कब मैरिज वैलिड होगी, कब वॉइड होगी, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, फुल ब्लड, कस्टम एंड यूजेजेस, एंड द सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, और 2 केस लॉज भी हमने डिस्कस करे थे। उसके बाद आज हम लोग अपने सेक्शन 10 से, यानी जो है हमारा जुडिशियल सेपरेशन, उससे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 10 है हमारा जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, सेक्शन 10 हमारा बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। अच्छा, सेक्शन 9 जो हम लोगों ने पढ़ा, सेक्शन 9 क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन। फिर इसके बाद हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे, डिवोर्स। तो डिवोर्स में सेक्शन 13 में सब सेक्शन 1 में जो राइट्स दे रखे हैं, ग्राउंड्स दे रखे हैं डिवोर्स के, वो बोथ मैन एंड वेमेन यानी वाइफ और हस्बैंड दोनों को अवेलेबल हैं। और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड्स मेंशन है जो कि सिर्फ एक वाइफ को ही अवेलेबल हैं, कि उन ग्राउंड्स पे बस 5 डिवोर्स ले सकती है। तो जुडिशियल सेपरेशन किन ग्राउंड्स पर लिया जा सकता है? वो सारे ग्राउंड्स जो डाइवोर्स के लिए मेंशन है सेक्शन 13 में, उन ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। अच्छा, एक बात ये भी सोचो, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स आपका दोनों एक ही जैसा नहीं रिजेंबल हो रहा है, दोनों में आप एक डिक्री ले रहे हो। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कई बार ये भी पूछ लेता है, और हम लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी कि हम दोनों चीज़ों को समझें कि दोनों में क्या डिफरेंस है जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में। जुडिशियल सेपरेशन and the last one is divorce। तो जो जुडिशियल सेपरेशन है आपका, उसमें जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। जबकि भाई अगर हम डिवोर्स की बात करें, तो फिर जब डिवोर्स हो गया तो आपकी मैरिज ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई, उसमें फिर एक दूसरे के तरफ कोई राइट्स, कोई लायबिलिटीज़ पार्टीज़ के नहीं रह जाते हैं। और जुडिशियल सेपरेशन में वो मैरिज सब्सिस्ट करती है, डिज़ोल्व नहीं होती है। आपके मैरिटल ऑब्लिगेशंस, मैरिटल ड्यूटीज़, राइट्स, लायबिलिटीज़ एक दूसरे के लिए जो हैं वो रहती हैं, आपको वो फुलफ़िल करनी होती हैं। और जुडिशियल सेपरेशन में आप दोबारा शादी नहीं कर सकते, ये नहीं आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल गई आप जो है दूसरी शादी कर सकते हो, आप री मैरिज कर सकते हो, नहीं। आई मीन टू से कि आप किसी और से शादी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी पहली मैरिज सब्सिस्ट कर रही है, वो भी डिज़ोल्व नहीं हुई है। और वहीं जुडिशियल सेपरेशन में जब डिवोर्स में जब डाइवोर्स हो गया तो आप दोबारा शादी कर सकते हो जिससे चाहो। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों टॉपिक में, आपकी जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन में अब दूसरा कलर हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके, पिंक ले लेते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज डिज़ोल्व नहीं होती है, सब्सिस्ट कर रही है मैरिज, ओके। आपकी जो राइट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो सब्सिस्ट कर रही हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़
आर सबसिस्टिंग, अभी वो एग्जिस्टेंस में हैं. कैन नॉट मैरी, और इसी का ऑपोजिट हो जाता है आपका डाइवोर्स में, कि आपकी मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है, मैरिज ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई. मैरिज दो तरह से डिसॉल्व होती है ना, इधर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स. या तो डाइवोर्स से आपकी मैरिज डिसॉल्व होगी या डेथ से डिसॉल्व होगी. इन्हीं दो तरह से मैरिज डिसॉल्व होती है, वेदर इट इज़ मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ. अब जब मैरिज ही डिसॉल्व हो गई तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूडेबल है, इतना सबको कॉमन सेंस है कि जब मैरिज डिसॉल्व हो गई है तब आप जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो. कोई राइट्स कोई लाइबिलिटीज एक दूसरे के लिए नहीं रह जाती हैं. ओके, नो राइट्स. जब मैरिज ही खत्म हो गई तो क्या राइट्स और लाइबिलिटीज रहेंगे. ठीक है. कैन मैरी, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा दिया. आई होप अब आपको ये क्लियर होगा. अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. क्योंकि कई बार मुझे भी जब मैंने पढ़ा हिंदू लॉ तो मुझे भी ये चीज़ जो है मेरे दिमाग में भी क्लिक करी कि तो एक ही जैसा रिजेंबल हो रहा है जुडिशल सेपरेशन और डाइवोर्स, तो ये फिर क्या है, अलग अलग टॉपिक क्यों दे रखा अगर एक जैसा है तो जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं. फिर जुडिशियल सेपरेशन क्या कह रहा है हम बैराक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं. ओके, जुडिशियल सेपरेशन किस सेक्शन में मेंशन है. सेक्शन 10. सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अब आ जाओ भाई फटाक से अपनी जल्दी से अपनी लैंग्वेज के बैराक की लैंग्वेज पे हम रीड करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ, क्या मेंशन है. ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. देखो जब भी बैराक पढ़ो तो बहुत आराम से पढ़ो, भागने की ज़रूरत नहीं, आराम से पढ़ो. एक बार में नहीं समझ आ रहा है दोबारा पढ़ो, दूसरी रीडिंग में नहीं समझ आ रहा है थर्ड रीडिंग करो. खुद से बार बार पढ़ के उसका जो है प्रोनाउंसिएशन, उसका मतलब निकालने का, ट्रांसलेशन निकालने की कोशिश करो. क्योंकि जैसे जब आप पढ़ने लगोगे ना, हम लोग को भी क्या होता था स्टार्टिंग में, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, सबको होती है, कि आपकी जो बैराक की लैंग्वेज है, जो हम लोग की इंग्लिश होती है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी टिपिकल है. ठीक है. तो इसीलिए कई बार जैसे जो भी हमारे फॉर्मल CGI रह चुके हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने बार बार एम्फेसाइज़ किया कि जो बैराक्स हैं वो इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि हर इंसान को एक्सेसिबल होनी चाहिए, सबको समझ आए उसकी लैंग्वेज, इजी वे में होनी चाहिए. बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं, मे बी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए. तो अगर ऐसा होता है तो दैट्स मच बेटर कि एक जो इंसान जिसने लॉ नहीं किया है उसे भी समझ आ जाए लॉ. और लॉ तो जानना सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं जो उन्हीं के लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 ये कहता है ईदर पार्टी टू अ मैरिज, जो मैरिज हुई दो पार्टीज में उसमें से कोई भी पार्टी, वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो मैरिज इस एक्ट के कमेंसमेंट जब ये फोर्स में आया है यानी एक्ट उससे पहले हुई हो या इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद में वो मैरिज हुई हो, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13. तो जो है वो एक petition के लिए प्रे कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए? डिक्री वो मांगेंगे कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन के लिए. किन ग्राउंड्स पे डिक्री मिलेगी? सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं, इन ग्राउंड्स पे हस्बैंड या वाइफ दोनों ले सकता है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री. लेकिन सबसे सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उसमें बस एक वाइफ के पास राइट्स है, उन ग्राउंड्स पे वाइफ डाइवोर्स ले सकती है और उन्हीं ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकती है. इतना यहाँ तक समझ आ गया है हम लोगों को. अब आगे बढ़ते हैं. वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बिन पास्ड इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहेबिट विद द रिस्पोंडेंट. ठीक है. तो जब एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो जाएगी तो
पेटिशनर के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं रह जाएगा, बाइंडिंग या मैंडेटरी नहीं रह जाएगा कि वो रिस्पोंडेंट के साथ रहे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस। सेक्शन 11 void marriages। अब void marriages कौन सी होती हैं? ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था ना कि 5 essential conditions हम लोग ने पढ़े थे, neither of the spouse living and the age criteria, in the relationship, prohibited degrees। तो any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void। ये एक्ट कौन सा एक्ट जो हम लोग ने पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब कमेंस हुआ, यानी जो फोर्स में जब आया, उसके बाद जो भी मैरिज सोलमनाइज हुई या परफॉर्म हुई तो वो नल और वॉइड होंगी and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5। यानी section 5 में आपके essential conditions दे रखे हैं हिंदू मैरिज के। section 5 में क्या essential conditions है? एक valid हिंदू मैरिज की यही मेंशन है ना, तो उसमें से जो 3 क्लॉज हैं, ये पहला क्लॉज है स्पाउस लिविंग ना हो, फिर आपका 4th क्लॉज है कि प्रोहिबिटेड डिग्री, और 5 है इन द रिलेशनशिप। तो अगर इन तीनों में शादी हो रही है तो कम्प्लीटली वो मैरिज वॉइड है। ठीक है, और वो मैरिज कब होनी चाहिए? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब फोर्स में आया उसके बाद। ये नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फोर्स में आया उससे पहले जो शादी हुई नहीं वो भी वॉइड होगी, नहीं, उससे पहले नहीं, उसके बाद। तो देखो ऐसे समझो, वॉइड मैरिजेस की हम बात कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब फोर्स में आया, ये जब कमेंसमेंट हुआ, कमेंस हुआ ये, तो इसके बाद से जो शादियां हुई जब ये फोर्स में आ गया, ठीक है, इट इज एसेंशियल कि फोर्स में आना चाहिए, केम इनटू फोर्स। तो इसके बाद अगर कोई शादी हुई मैरिज सोलमनाइज्ड, कौन सी ऐसी मैरिज जो इसके बाद सोलमनाइज हुई, जो इसके बाद परफॉर्म हुई, उन्हें हम वॉइड मानेंगे। वो मैरिज जो, कौन सी मैरिज? या तो स्पाउस लिविंग है यानी बाइगेमी हो रही है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में हो रही है, या सपिंदा रिलेशनशिप में हो रही है। स्पाउस लिविंग है, इट मीन्स बाइगेमी, and sapinda relationship, and the last one is prohibited degrees। प्रोहिबिटेड डिग्रीज में अगर शादी हो रही तो इन तीनों ही कंडीशन में वो शादी वॉइड है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, सपिंदा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज वाला जो हम लोगों ने क्लॉज पढ़ा था सेक्शन 5 में, तो उसका साथ ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर किसी का कहीं का कस्टम या यूजेज अलाउ कर रहा है तो फिर सपिंदा और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में मैरिज वैलिड है। अगर अलाउ नहीं कर रहा है किसी का कस्टम यूजेज सपिंदा और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में तो मैरिज वॉइड है। लेकिन अगर कहीं का किसी फैमिली, ट्राइब, ग्रुप या फैमिली का कस्टम और यूजेजेस परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं सपिंदा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज को, तो मैरिज वैलिड है। ओके, फिर आ जाओ 11 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस। Section 12 talks about voidable
marriages. अवॉइडेबल मैरिजेस कौन सी होंगी? अवॉइडेबल मैरिजेस कौन सी होंगी? एनी गेस? देखो अवॉइडेबल मैरिज जहाँ पे कंसेंट नहीं है, ठीक है, या फोर्सफुल कंसेंट है, या कोई फ्रॉड करके कंसेंट ऑब्टेन किया जा रहा है, या फिर जो है प्री मैरिज प्रेगनेंसी है. प्री मैरिज प्रेगनेंसी मीन्स द petitioner respondent is pregnant by some other person at the time of the marriage, and it means before the marriage by some other person, not by her husband. तो ये है आपका प्री मैरिज प्रेगनेंसी. तो इन सिचुएशंस में वॉइडेबल मैरिजेस होते हैं. और वॉइडेबल क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, वॉइड और वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ द अदर. यानी एक इंसान से उस मैरिज को वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है और उस पर डिपेंड करता है चाहे वो वैलिड कंसिडर कर दे उस मैरिज को. तो कौन सी मैरिजेस हैं वॉइडेबल मैरिजेस, आइए हम लोग देख लेते हैं. दैट द मैरिज हैज़ not been consummated owing to the impotency of the respondent. ये प्रोविजन ये कहता है कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है जस्ट बिकॉज रिस्पोंडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट मीन्स अनएबल फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड. 12A क्या बोलता है कि कंज्यूमेट नहीं हुई है मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड due to impotency of the respondent. तो कंज्यूमेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. तो कंज्यूमेशन नहीं हुआ इन पार्टीज में, मैरिड पार्टीज जो हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट का मतलब होता है अनेबल for the procreation of the children. Procreation of children यानी unable to produce the children. Okay? एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया कब मैरिज वॉइडेबल होगी. तो इट डजंट मीन कि इफ समवन इज इम्पोर्टेंट और अनेबल फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन तो वो मैरिज वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी. तो दूसरी पार्टी के पास, दूसरे पर्सन के पास ऑप्शन है कि उस मैरिज को या तो वो वैलिड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब उसे कंटिन्यू कर सकता है, या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कि भाई ये रीज़न है हमें इस मैरिज को आगे और कंटिन्यू नहीं करना है. फिर तुम्हारा बी क्लॉज है इसका, that the marriage is in contravention of the condition specified in section 5 clause 2. section 5 clause 2 क्या बताता है, कंसेंट की बात करता है, ठीक है, अनसाउंड माइंड की बात करता है. तो अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड है, अब कोई भी इंसान प्रॉपर एक वैलिड कंसेंट कब तभी दे पाएगा ना जब वो मेजर है, साउंड माइंड है. कोई अनसाउंड माइंड का तो वो कैसे एक प्रॉपर एक सही से एक रीजनेबल कंसेंट दे सकता है जब वो समझ ही नहीं सकता है, चीज़ें एनालाइज नहीं कर सकता है, तो कंसेंट भी उसका मैटर नहीं करता है. तो इसलिए इट इज़ एसेंशियल कि मैरिड पार्टीज़ में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी जो पार्टीज़ हैं वो मेजर हो और साउंड माइंड हो. साउंड माइंड इसमें भी ज़रूरी है और मुस्लिम लॉ में भी ज़रूरी है कि साउंड माइंड होनी चाहिए पार्टीज़. फिर तीसरा क्लॉज है कंसेंट.
तो या तो कंसेंट फोर्सफुली या बाय फ्रॉड ऑब्टेन किया गया है। कंसेंट कैसे ऑब्टेन किया गया है? बाय फ्रॉड और फोर्सफुली। कंसेंट मैंने कल के लेक्चर में बताया था, और इतना आई थिंक आप लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो मैंने कल बताया था, आज फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो कंसेंट होना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसेंट होना चाहिए, आपकी मैरिज हो रही है उसमें भी कंसेंट होना चाहिए, और सारी मैरिजेस में ऐसा होता है कि कंसेंट इसेंशियल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो यहाँ पे जो कंसेंट है, कंसेंट होना भी चाहिए, प्लस ये भी ज़रूरी है कि ये वैलिड होना चाहिए, वैलिड कंसेंट होना चाहिए। इट मीन्स दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। और कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो है अगर कोई इंसान थ्रेट कर रहा है किसी को कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इफ़ सम एनी बॉय और एनी फीमेल इज़ थ्रेटनिंग द अदर पर्सन दैट मैरी मी अदरवाइज आई विल सुसाइड, आई विल डू सुसाइड, देन इट, या कोई काम करो आपने नहीं किया, कोई भी किसी को थ्रेटन कर रहा है कि आप ये चीज़ करिए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगी, दैट अमाउंट्स टू कोअर्जन। तो कंसेंट होना चाहिए, और ये भी मायने रखता है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। और अगर कंसेंट फ्री नहीं, यानी कि बाय फ्रॉड या फोर्सफुल मीन से कंसेंट ऑब्टेन किया गया है, तो जिसका कंसेंट इस तरह से लिया गया है फ्रॉडली या फोर्सफुली, उसके पास ये राइट है कि वो अपनी मैरिज को कैंसिल करा सकता है, रिपुडिएट करा सकता है, उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट जाके। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि जैसे ही ये जो फ्रॉड है या जो फोर्स है या जो कोई थ्रेट है, जैसे ही वो सीज कर जाए, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पिटीशन फाइल करनी होगी अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। ये एक टाइम पीरियड है इसके लिए, इसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? फिर जो मैंने अभी बताया था, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, वही वाला है इसका क्लॉज डी। इतना इरेज कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 डी, ये है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। प्री मैरिज प्रेगनेंसी, तो अगर जो फीमेल है वो शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट है बाय सम अदर पर्सन, जिससे शादी हो रही उसकी, उससे नहीं किसी और मैन से प्रेग्नेंट है, और हस्बैंड को ये फैक्ट नहीं पता, ना उस हस्बैंड को नहीं बताया गया है, ना वाइफ ने बताया है ना वाइफ के पेरेंट्स ने बताया है, तो शादी हो जाती है उसके बाद अगर हस्बैंड को पता चलता है तो वो इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है कि भाई ये प्री मैरिज प्रेगनेंसी और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। लेकिन अगर बता दिया शादी के टाइम पे या शादी से पहले उस फीमेल ने कि हाँ ऐसा ऐसा है, चीज़ें बता दी, डिस्क्लोज़ कर दी, तो बाद में फिर हस्बैंड के पास राइट नहीं है शादी होने के बाद, क्योंकि आपको पता थी चीज़ें, उसके बावजूद आपने शादी की, अब आप जो है इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फिर आता है हमारा सेक्शन 13 डिवोर्स। डिवोर्स सेक्शन 13, section 13 which talks about divorce. तो any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act, कोई भी मैरिज
जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, यानी ये एक्ट जब कमेंस हुआ, फोर्स में आया, इससे पहले कोई मैरिज हो रही है, या ये एक्ट के फोर्स में आने के बाद कोई मैरिज हो रही है, मे ऑन ए petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party. तो इसमें जो मैरिड पार्टीज़ हैं, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पिटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट को और डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी मैरिज बाय ऑब्टेनिंग डिक्री ऑफ डिवोर्स। किस ग्राउंड पे? अब जो मैं ग्राउंड्स की बात कर रही हूँ, जो आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 है, ठीक है, ये ग्राउंड्स मेंशन है दोनों, बोथ मैन एंड वुमेन और हस्बैंड एंड वाइफ। ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो आपके ग्राउंड्स हैं वो हस्बैंड के पास भी अवेलेबल है, वाइफ के भी पास भी अवेलेबल है। लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ एक वाइफ को अवेलेबल है, वाइफ ही उन ग्राउंड्स पे डिवोर्स क्लेम कर सकती है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। तो हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर दैन हिज और हर स्पाउस। तो चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों में से कोई भी शादी हो जाने के बाद किसी और से, अपनी जो मैरिड पार्टी है, अपना जो हस्बैंड या वाइफ है, उनके अलावा किसी और से सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं, देन ये एक ग्राउंड है डिवोर्स का। अच्छा, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या हुआ? अडल्ट्री। आईपीसी जो है, अब तो बीएनएस हो गया, तो आईपीसी में अडल्ट्री आपका मेंशन था। फिर जो है उस पर केस लॉ आया जोसेफ शाइन का। उसके बाद से जो है अडल्ट्री आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रोविजन डिक्लेयर हो गया, बट सॉरी, स्टिल अडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अडल्ट्री इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट ये एक डिवोर्स के लिए ग्राउंड है।